वेलकम स्टूडेंट, क्लास 10th मैथमेटिक्स। प्रश्न नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2 का जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। पहले प्रश्न को समझते हैं ध्यान से। प्रश्न का कहने वाला है किसी भी प्राकृतिक संख्या n कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है, एक से लेकर अनंत तक कोई भी। ठीक, हमें अगर उसको 6 की पावर n के रूप में लिखा जाए तो क्या कभी उसको फॉलो करने पर लास्ट में 0 आएगा। कहने का मतलब है n की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है। हम n की जगह 2 ले लें तो 36, 3 ले लें 216। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, क्या n का ऐसा कोई मान संभव है जो 6 की घात n हम रख दें और जब उसको खोलें तो आखिरी अंक जो ये 6 आ रहा है, यहाँ 6 ना आके अंत में 0 आए, 210, 420, 360 इस टाइप का कुछ कि 6 की घात n की ऐसी कोई वैल्यू क्या संभव है अगर हम n की 6 की घात उतनी खोलें तो आखिरी अंक 0 आए। ये आपको प्रूव करना है। क्लियर? देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो 6 के, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड है, क्या होंगे 2 गुणे 3। क्लियर? इसलिए 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 की पावर n, या लिखे 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। इतना बात समझ में आई। 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 2 की घात n और 3 की घात n। अब बात करते हैं अंक 0 पर समाप्त होने वाली बात। तो आपको पता है कोई भी ऐसा नंबर है जो जिसके अंत में 0 हो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से 5 हो जाता है, 5 से हो जाता है, 10 से हो जाता है। इन 3 पे तो कंपलसरी होगा ही होगा यदि अगर किसी अंक संख्या के अंक के अंत में 0 है। या फिर यूं कहे कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जिसके अंत में 0 हो और उसके गुणनखंड करे जाए तो उसमें 5 शामिल ना। बात समझ में आई? तो अगर आखिरी अंक आपको 0 लाना है तो गुणनखंड में 5 जरूर होगा। अगर गुणनखंड में 5 नहीं है तो उसके अंत में 0 भी नहीं हो सकता। एग्जाम्पल पे आप कोई भी लेते हैं, हमने 10 ले लिया, गुणनखंड आएंगे 2 गुणे 5। 20 ले लिया 2 गुणे 2 गुणे 5। 30 ले लिया 2 गुणे 3 गुणे 5। क्लियर? यदि अंत में 0 है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 अवश्य होगा। यदि 5 नहीं है तो वो अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो अब 6 के गुणनखंड में 5 तो कहीं है। क्लियर? तो इसलिए ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि अगर 6 की घात n के रूप में लिखा जाए और वो 0 पर समाप्त हो जाए। आप लिखेंगे क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है, इसलिए किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर अंक 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ये आपको नोट नहीं करना है, ये एक एग्जांपल लेके समझा दिया था, सिर्फ इतना। क्लियर? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि ये नंबर और ये नंबर भाज्य संख्याएं हैं क्यों। 7 गुणे 13 प्लस 13 प्लस गुणे 13 प्लस 13, ये वैल्यू जो भी आएगी वो एक भाज्य संख्या होगी क्यों। अब ये मेथड तो ये है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आपसे सिर्फ बताना है ये भाज्य क्यों। भाज्य का मतलब क्या होता है, जो संख्या
अपने अलावा और एक के अलावा किसी अन्य संख्या पे भी कट जाए वो भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, अब भाज्य की परिभाषा आपने बहुत छोटे क्लास में पढ़ी है, अच्छे से मालूम है। जो एक के अलावा और स्वयं के अलावा किसी अन्य से ना कटे अभाज्य कहलाती है, जो कट जाए वो भाज्य कहलाती है। तो अगर हम दिखा दें कि ये किसी और संख्या एक, इसका परिणाम जो भी आए उसको छोड़ के, और एक से तो सभी नंबर कट जाते हैं, उसको छोड़ के अन्य किसी भी अंक से इसको हम विभाजित होता हुआ दिखा दें तो इसका मतलब है कैसी होगी, भाज्य संख्या। अब उसका एक तरीका क्या है, हम पहले इन तीनों को गुणा करें, फिर 13 ऐड करें, फिर चेक करें ये किसी से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो इतनी मेहनत नहीं करनी है आपको, 2 लाइन का सवाल है केवल। पहला आपने निकाल लिया 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। देखिए कितने पद हैं इसमें, केवल 2 पद है, क्योंकि पद हमारे प्लस या माइनस के चिन्ह से अलग अलग होते हैं। तो मल्टीप्लाई में होता पूरा पद एक माना जाता है, ये एक पद है और एक पद नहीं। इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, 30, क्या बचा 7 गुणे 11 प्लस। अब चाहे आप इसको सॉल्व करें या इतना ही छोड़ दें, अब हम क्या करते हैं ये भाज्य, क्योंकि ये पूरा नंबर के इंटू में 13 आ गया, इसका मतलब पूरे के गुणा में 13 है। तो अगर 13 से भाग दें तो 13 का भाग पूरे आंसर को सॉल्व करने में जो भी आंसर आएगा 13 से उसमें भाग पूरा पूरा चला जाएगा, क्योंकि अगर 13 से भाग देंगे तो 13 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब शेष पर कुछ नहीं बचेगा, भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अब भाग पूरा चला जाएगा, इसका मतलब ये कैसी है, एक भाज्य संख्या है, ये अपने अलावा किसी अन्य नंबर से भी कट रही है, ये संख्या क्या है, भाज्य। क्योंकि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 का परिणाम जो भी आएगा 13 से विभाज्य होगा, क्योंकि हम इसमें से 13 कॉमन ले सकते हैं, इसका मतलब 13 का इसमें भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। इसलिए संख्या कैसी, भाज्य संख्या का मतलब इस संख्या की बात कर रहे हैं, इसका परिणाम जो भी आएगा उसकी बात की जा रही है। इसी प्रकार से नंबर 2 5 6 5 4 3 2 1, ये पूरा पद एक ये है प्लस दूसरा पद एक ये, ठीक, दोनों क्लियर है, समझ गए होंगे आप कि 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लिया, पाँच कॉमन निकाल ले तो 5 3 5 1। अब पूरे में से 5 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब हम 100% कह सकते हैं कि इसको सॉल्व करने में जो भी आंसर आएगा वो 5 में डेफिनेटली विभाजित होगा। आप फिर तक यहाँ भी लिख लोगे कि इसका परिणाम 5 से विभाज्य है, इसलिए संख्या भी भाज्य होगी। आखिरी प्रश्न है एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न नंबर 7। किसी खेल मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रश्न ये है, हम प्रत्येक क्वेश्चन कहते हैं पहले प्रश्न को ध्यान से समझिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक मैदान है कुछ इस टाइप का और 2 लोग हैं रवि और सोनिया। सोनिया अगर चक्कर लगाती है तो उसको एक चक्कर पूरा करने में यहाँ तक आने में 18 मिनट लग जाते हैं, और वही चक्कर अगर रवि लगाता है तो उसको 12 मिनट ही लगते हैं। क्लियर? अब ये हो जो अगर दोनों ने एक साथ चलना स्टार्ट किया, चक्कर लगाना स्टार्ट किया, ठीक है, दोनों की स्पीड कम ज्यादा है, एक की ज्यादा एक की कम है, तो सीधी सी बात है वो रास्ते में अलग अलग हो जाएंगे। हमें ये फाइंड करना है कि दोबारा कब आके एक साथ अपने पहले वाले साथ मिलेंगे। एक साथ चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलें तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अगर वो एक चक्कर लगाने के बाद पहले ने तो 12 मिनट में एक चक्कर लगा लिया, दूसरे को 18 मिनट, वो रुकेंगे नहीं, वो चक्कर लगाते रहेंगे, तो इसी क्रम के अकॉर्डिंग कब ऐसा होगा कि दोबारा फिर से पहली जगह पे मिल जाए। सिंपल सा है, मान लिया रवि ने चक्कर लगाना स्टार्ट किया, 12 मिनट हो गए,
फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि 9 बजे दोनों ने स्टार्ट किया, तो 9:12 पर रवि का एक चक्कर कंप्लीट, अगले 12 मिनट बाद रवि का दूसरा चक्कर कंप्लीट, फिर 12 मिनट बाद तीसरा चक्कर कंप्लीट, और फिर 12 मिनट बाद चौथा चक्कर कंप्लीट। इस प्रकार से रवि की टाइमिंग तो होती जाएगी। रवि को एक चक्कर में 12 मिनट लगते हैं, तो एक चक्कर हुआ तो 9:12 हो गई, फिर दूसरे चक्कर में 9:24 हो गई, तीसरे में 9:36 हो गई। फिर टाइप पे अगर सोनिया ने भी 9 बजे स्टार्ट करी होती तो सोनिया का एक चक्कर कितने बजे होगा? 9:18 दूसरा चक्कर 9:36 पे, तीसरा चक्कर 9:54 पे, चौथा चक्कर 9:12 10 बज जाएंगे। 10 बजे के बाद इस प्रकार से सोनिया के चक्कर लगेंगे। क्लियर? अब ध्यान देंगे, सोनिया किस टाइम पे यहाँ थी? 9:18 पर यहाँ आई, फिर 36 पर, फिर 54 पर, और रवि 9:12, 9:24, 9:36, 9:48। देखिए 9:36 और 9:36 टाइम ऐसा है जिस टाइम रवि भी यहाँ पर होगा और सोनिया भी यहाँ पर होंगी। क्लियर? तो 9:36 ऐसा टाइम है, अगर उन्होंने 9 बजे स्टार्ट करी है तो 36 मिनट बाद दोनों फिर से पहले वाले स्थान पर मिलेंगे। इसी प्रकार से 72 मिनट बाद फिर दोनों उसी स्थान पर मिलेंगे, 108 मिनट बाद फिर उसी स्थान पर मिलेंगे। तो आपको क्या चाहिए? हम ज्ञात करेंगे वो छोटी से छोटी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ पर संख्या छोटी थी तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया, लेकिन आप एक्स्ट्रा पे नहीं निकालेंगे ना, एक्स्ट्रा सोचना है आपको। केवल क्वेश्चन ये देखना है कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि 12 पे भी कटता हो और 18 पे भी कटता हो, क्योंकि वो नंबर ऐसा कॉमन नंबर होगा जिस टाइम 12 वाला भी वहां पहुंचेगा, 18 वाला भी वहां पहुंचेगा, तो वो नंबर दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो हमें वो छोटी से छोटी संख्या चाहिए जो 12 और 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो क्या हो गया? वह छोटी से छोटी संख्या यानी कि लासा, एलसीएम। तो हमें निकालना है 12 और 18 का एलसीएम, जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। क्लियर? अब जिन बच्चों को गुणनखंड विधि के लासा में प्रॉब्लम आ रही वो जरा ध्यान से देखें। हमने एलसीएम 2 × 2 × 3, ठीक, और 2 × 3 कुछ बच्चों के क्वेश्चन आए थे मेरे पास कि गुणनखंड विधि पे लासा में कंफ्यूजन हो रही है, तो वो ध्यान से देखें। एलसीएम का मतलब ये नहीं है आपको केवल कि जो कुछ भी छूटने पर उतारते चले जाना है या जो कॉमन हो उसको दोबारा नहीं उतारना है। ऐसा नहीं करना है कि 2 कॉमन है 2 उतार लिया अब हम 2 को नहीं उतारेंगे, या 3 कॉमन है 3 उतार लिया अब हम 3 को नहीं उतारेंगे। कुछ भी छूटना ही चाहिए, और रिपीट नहीं होने का मतलब ऐसा नहीं है कि 2 अब दोबारा ही नहीं आएगा, रिपीट नहीं होगा। देखिए आपको मैक्सिमम पावर लेनी है, सिंपल सा तरीका है, आप इनको घातों के रूप में लिख लो, 2 की घात 2 × 3, और ये हो गया 2 × 3 की घात 2। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर लेने हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ नंबर लेने हैं कि जिसमें घातें अधिक है वो नंबर लेने एलसीएम में। ठीक है? 2 की घात अधिकतम घात किस में है? 2 की अधिकतम घात ये है और 3 की अधिकतम घात ये है, या संक्षिप्त में लिखें इसको तो 2, एक तो जो कॉमन था वो लेंगे, फिर एक जो रह जाएगा वो लेंगे, फिर एक जो 3 कॉमन है उसको लेंगे और एक 3 जो रह जाएगा उसको भी लेंगे। इस प्रकार से आपको चलना है, या आप पावर को ले जो सबसे बड़ी घातों वाले आपको फैक्टर लेके चलने हैं जिसमें घात ज्यादा हो। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, अधिक घात किसमें है? इसमें, तो ये वाले उतारेंगे। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, अधिक घात किसमें है? ये, तो ये वाले उतारेंगे। ठीक है? तो आपका हो गया 2 की घात 2 4 × 9 यानी 36। अतः 36 मिनट बाद वे पुनः एक साथ मिलेंगे। क्लियर? ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 खत्म होती है। अगले वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 1.3।
वेलकम स्टूडेंट, क्लास 10 फिजिक्स। आज का टॉपिक है प्रतिबिंब यानी कि इमेज। इमेज क्या है? प्रतिबिंब की डेफिनेशन लिखी है, जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरी बिंदु पर जाकर मिलती है या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इसे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए इस तरह समझिए, ये एक दर्पण है, तो प्रतिबिंब दोनों में ही बनते हैं। अगर दर्पण है तो परावर्तन होगा और परावर्तन के बाद प्रतिबिंब बनेगा, और यदि लेंस है तो अपवर्तन होगा, अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब बनेगा। दोनों ही कंडीशनों में प्रतिबिंब बनते हैं। परावर्तन दर्पण में होता है और अपवर्तन लेंस में। ठीक, ये कोई एक दर्पण है, ये हमारा फोकस और वक्र है। कोई एक वस्तु रखी है हमारी यहां, ये फिगर बनाने नहीं है इसलिए बीच में नहीं बनाई, आप केवल समझ लें, नॉर्मल की चीज है। एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही है और फोकस से ऊपर टकरा कर लौट रही है। ठीक, और एक अन्य किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। और ये टकराने के बाद जहां गई थी वहीं। और ध्यान से देखिए, दोनों ही किरण एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही है। तो ये बिंदु, जो बिंदु प्रकाश कर रही है, इस बिंदु का प्रतिबिंब यहां बनेगा और इस वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा, उल्टा। अब डेफिनेशन को मिलाते हैं। जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, तो दूसरे बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब होता है। क्लियर? जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। एक एग्जांपल बताया था उत्तर दर्पण का, कि जहां किरणें वास्तव में तो टकरा कर लौट जाती हैं, पर देखने में ऐसा लगता है जो किसी दूसरे बिंदु से आ रही है। तो उसी के लिए कहा गया है कि दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, वो दूसरा बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब आप प्रतिबिंब की डेफिनेशन में से ही छाट सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है कि यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती हैं, तो वह वास्तविक प्रतिबिंब है। या वास्तव में ना मिलकर दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, तो वो आभासी प्रतिबिंब है। आभासी प्रतिबिंब का मतलब प्रतिबिंब होने का आभास हो सकता। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इसे बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे ये एक वास्तविक प्रतिबिंब है, चूंकि किरणें वास्तव में मिल रही है, ऐसा आभास नहीं हो रहा है। आभासी प्रतिबिंब, इसकी बात करते हैं। आभासी प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं? ये यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक उत्तल दर्पण है, ये इसका ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता के प्रकाश किरणों का नियम है, वो हमेशा आती है बाईं ओर से, टकराएगी लेकिन टकरा कर लौट जाएगी, पर देखने में ऐसा आभास होता है कि ये इस फोकस से होकर आ रही है। फोकस की डेफिनेशन में आपको मैं ये बताया था। और एक अन्य किरण हम लेकर आए वक्रता केंद्र की, इस प्रकार एक अन्य किरण वक्रता केंद्र की ओर, ये मान लो यहां एक हमने वस्तु रख दी, एक अन्य किरण गई वक्रता केंद्र, दर्पण से टकराएगी और वहीं फिर वापस लौट जाएगी, परंतु हमें देखने पर यह आभास होगा कि ये किरण इससे होकर आ रही है। क्लियर? तो यहां पर दोनों किरणें, आभासी किरणें मिल रही हैं, यहाँ पर
वस्तु का एक आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर। अब देखिए, यदि किसी बिंदु वस्तु पर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है, बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अब ध्यान देखिए, ऐसा लगता है, देखने में लगता है कि ये किरण यहाँ ऐसी जा रही है और ये इस प्रकार से जा रही है, जबकि हकीकत में क्या है, ये किरण यहीं पर टकराकर लौट गई, लेकिन हमें किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। क्लियर, नोट कर लीजिए।